हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। एक सीरीज वीडियो मैं शुरू करने वाला हूं जो कि इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है। इसके पहले मैंने पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो बना दी है, वो वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि उसमें 50 मिनट में मैंने पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल ढंग से पढ़ाया हुआ है और इस तरीके से बनाया हुआ है उस वीडियो को जिससे आपके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। आपको शायद आश्चर्य हो कि एडवांस लेवल तक का, जी जरूर हो जाएगा, क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट उसी 50 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम किए हुए हैं। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक की सेकंड वीडियो होगी जिसमें हम केमिकल बॉन्डिंग पर बात करेंगे। लेकिन क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसको हम 3 पार्ट में रिलीज करेंगे। तो पार्ट 1 के अंदर मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है, नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड से रिलेटेड, बॉन्ड एंगल के कंपैरिजन से रिलेटेड, इतनी सारी चीजें आप जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही बेनिफिट करेगा आपको। चलिए शुरुआत कर देते हैं आज की वीडियो का। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि आप जानते हो कि जो यहाँ का स्टेरिक नंबर होता है, जो काउंटिंग करते हैं हम, उसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर लेते हैं और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड लेते हैं किसी सेंट्रल एटम का या साइड एटम का, उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जितना स्टेरिक नंबर आएगा उसी हिसाब से हम हाइब्रिडाइजेशन को बताते हैं। जैसे हम ये कहें कि स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 2 आ गया। अगर मान लीजिए कि 2 सिग्मा बॉन्ड, हम क्या बोलेंगे, क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp आएगा। ठीक है, उस तरह से 3 होगा तो sp2 होगा, sp3 होगा। ठीक है, अगर मान लो एक लोन पेयर हो जाए और 3 क्या हो जाए, सिग्मा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा स्टेरिक नंबर। अगर स्टेरिक नंबर 4 होगा तो हम क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको पता होंगी, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जिसके आने की संभावना है या जो आ चुके हैं। ठीक है, देखते हैं, यहाँ पे शुरुआत करते हैं। पहला देखिएगा, पहला ही अच्छा सा लिखा हुआ है कि जेनन F6 लिखा हुआ है। पूछा जा रहा है आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है और शेप के बारे में कमेंट करना और ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा आइडिया देना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो XeF6 है तो क्या होगा, जेनन होगा। ठीक है, अगर हम XeF6 की बात करें तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड, और जेनन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 8, तो 6 तो चलेगा सिग्मा बनाने में, 2 बचेंगे, मतलब वो लोन पेयर होंगे। लेकिन उसको कैसे एडजस्ट करते हैं देखिएगा, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में रखते हैं पहले तो। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से बनता है, देखिएगा फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा। ठीक, XeF6 में आप इस तरीके से लगाते हो और जो लोन पेयर होता है उसको इस तरीके से लगाते हो, उसको कैप्ड ऑक्टाहेड्रन बोलते हैं। मतलब उस ऑक्टाहेड्रन से बाहर की तरफ ऐसे निकला होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये लोन पेयर हमारी तरफ इस तरीके से देख रहा है, बाकी फ्लोरीन कहाँ होते हैं, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लगे होते हैं। तो शायद इतने में कोई समस्या नहीं होगी, ये सब चीजें आपको थोड़ा सा आती होंगी। चलिए यहाँ पर अब स्टेरिक नंबर निकालिए, कितना आएगा, 1 तो लोन पेयर का हो गया। ठीक है, तो 1 क्या हो जाएगा, लोन पेयर का, प्लस सिग्मा कितने यहाँ पे 6, तो टोटल हो जाएगा 7। लिखने का तरीका क्या बनेगा, sp3 मतलब 4, इसके बाद क्या लिखोगे, d3। ठीक है, तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। आपसे पूछे कोई कि इसके शेप के बारे में बताइए तो इसको बोलिएगा आप कि कैप्ड ऑक्टाहेड्रन होता है। ठीक है, इतनी बात शायद समझ में आ गई होगी। लेकिन ट्विस्ट आता है जब आपके पेपर में ये आ जाए XeF6 सॉलिड, अगर ये आपके पेपर में आया तो आप किस तरीके से उसका जवाब देंगे, यही चीज हमें समझनी होगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। XeF6 सॉलिड जब भी दिया जाए तो एक बात याद रखिए, इसके 2 टाइम को लेकर के आगे बनाइए इनके स्ट्रक्चर को। ठीक है, अगर इसका 2 टाइम लेंगे तो इसको 2 बार आप लिखिएगा। ठीक है, एक बार ये लिख दिया, ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूँ F6 दोबारा। ठीक, यहाँ से मैं सॉलिड हटा रहा हूँ। ठीक, आप क्या करोगे, यहाँ पर सॉलिड वाले पार्ट को इस तरीके से 2 बार लिखिए, इसके बाद एक में से फ्लोरीन निकाल करके दूसरे को दे दीजिए। इसका मतलब यहाँ 6 से क्या हो जाएगा, 5। ठीक, लेकिन फ्लोरीन जो है जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव लेके जाएगा, F नेगेटिव लेकर के यहाँ से आप क्या किए, यहाँ पर F नेगेटिव ट्रांसफर कर दो। अगर F नेगेटिव ट्रांसफर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरीके से, सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि आप क्या लेके जा रहे हो, F नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ से फ्लोरीन नेगेटिव लेके चला गया, मतलब इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब कि जो हमने यहाँ पे भी लिखा था ना कि XeF6 सॉलिड, वो एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली ये होता है। ठीक है, तो आप क्या करिए, अब इसके अलग अलग क्या बताइए, हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो सवाल इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है कैटायनिक पार्ट ऑफ XeF6। तो कैटायनिक पार्ट कौन सा है, ये, एनायनिक पार्ट कौन सा है, ये। तो इस तरीके से आप बता ले जाएंगे इनके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, शायद बता ले जाएंगे। अगर आप चाहें तो मैं कैटायनिक वाले पार्ट को थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। अगर मान लो पेपर में आ गया कि आप कैटायनिक पार्ट वाले जेनन का कमेंट करिए क्या हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या लिखेंगे देखिएगा। जेनन पे क्या आएगा, एक बार देख लो, जेनन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, 8 में से हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, पॉजिटिव मतलब क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो कितने हो गए, टोटल 7 हो गए ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन बचे जेनन पे, 7 में से 5 कहाँ चले जाएंगे, बॉन्ड बनाने में, तो 2 बचेंगे, मतलब 1 लोन पेयर है
हमारे पास और 5 क्या है बॉन्ड बन रहे हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, एक एक्सी ले लो, एक फ्लोरीन यहाँ रख दो और इस तरीके से बना लो। देखो फ्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे क्या फ्लोरीन, इस तरीके से। ठीक, आप ये बना लोगे तो इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, एक लोन पेयर इस तरीके से बना सकते हो। ठीक, आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और पूरा सिस्टम बनाने के बाद इसके ऊपर से पॉजिटिव लगा दीजिए, तभी ये सेटिस्फाई होगा। भाई ये पॉजिटिव यही बता रहा है कि जनन का एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया है, क्योंकि पाँच इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, सिग्मा बनाने में। ठीक है, 5 और एक जो निकाला वो छठा था, 2 यहाँ पे, टोटल 8 पूरे हो जाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया तो क्या जवाब देने वाले हैं, बोलिए, देख लीजिए, गिन लीजिए। 5 तो सिग्मा हो गए, चलिए 5 सिग्मा हो गया, एक लोन पेयर हो गया तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 के लिए क्या आता है बोलो, अभी sp3d2 हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्री और शेप भी कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन तो वही बताएंगे। ठीक, इसका भी आप निकाल लेना। चलिए अगले पर आते हैं, PCl5 सॉलिड। PCl5 सॉलिड इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर लिखना है। PCl5 सॉलिड लिखा है ना, तो उसको 2 बार लिख दो। क्या लिखो, उसको 2 बार लिख दो। और 2 बार को लिखने का तरीका समझना ध्यान से, वही तरीका अपनाइए। PCl5 था ना, ठीक, इसका एक क्लोरीन उठा के इसको दे दो। अगर क्लोरीन जहाँ जाएगा तो वो नेगेटिव के साथ जाएगा, तो उसको नेगेटिव दे दो। यहाँ का क्लोरीन लेके जाओगे तो फोर्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव, और इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया यहाँ पे कैटायनिक पार्ट का हाइब्रिडाइजेशन बताओ और एनायनिक पार्ट का भी बताओ। अगर आप कैटायनिक पार्ट पर जाओगे तो कैटायनिक पार्ट पर कितने सिग्मा लगे हुए हैं, 4 सिग्मा क्लोरीन के थ्रू लगे हुए हैं। ठीक है, कोई लोन पेयर नहीं है, कोई सिस्टम और नहीं बचा हुआ है। क्यों, क्योंकि फास्फोरस के पास क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, तो उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, तो 4 ही बचेंगे टोटल, और 4 ही बॉन्ड बना दे रहे हैं। तो ये इस तरीके से क्या आ जाएगा, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा कैटायनिक में। लेकिन जब आप एनायनिक में जाएंगे तो 6 आएगा, इस वजह से हमें लिखना पड़ेगा sp3d। क्या लिखना पड़ेगा, sp3d2। ठीक है, ताकि आप क्या लिख सको, 6 लिख सको। देखो 4 और 2 मिलाकर के 6 हो जाएगा। अगर कमेंट करने को बोला जाए कि इसका ज्योमेट्री बताइए तो क्या बताएंगे आप, इसका शेप बताइए तो क्या बताएंगे, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, इस वजह से ज्योमेट्री और शेप दोनों बराबर होंगे। शायद आपको ये चीज पता हो कि ज्योमेट्री और शेप कब सेम होते हैं और कब ये डिफरेंट होते हैं। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि जब कोई भी लोन पेयर नहीं होता, जब सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं होता तो ज्योमेट्री ही सेफ हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर वहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर को छोड़ करके जो चीजें बचती हैं उसको देखते हैं, तो उसको सेफ बोलते हैं। ठीक है, अगर आप लोन पेयर ले करके बोलते हो, या ये बोलो इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखने के बाद रिस्पेक्टिव ज्योमेट्री बताई जाती है, लेकिन सेफ में सिर्फ लाइंस होती हैं, वहां पर कोई लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते। चलिए एग्जाम्पल में बता दूंगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है I3 नेगेटिव, तो देखिएगा ध्यान से, एक सेंट्रल एटम क्या बनाइए, आयोडीन बना लीजिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, उससे 2 आयोडीन और जोड़ देंगे। क्लियर है, ठीक है। तो देखिएगा I3 नेगेटिव, I के पास क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल इस तरीके से 6 हो जाएंगे लोन पेयर के फॉर्म में, क्योंकि एक तो यहाँ चला गया, एक यहाँ पे, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, क्योंकि जो बीच वाला आयोडीन है वो नेगेटिव पा रहा है, तो मतलब 8 पा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से क्या बना। अगर आपसे इसकी ज्योमेट्री पूछी जाए, ठीक है, ज्योमेट्री कैसे बताते हो, हाइब्रिडाइजेशन, तो पहले हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो गिनो इसका स्टेरिक नंबर 1 2 3 4 5 के लिए लिखते हैं sp3d। sp3d देख करके आपको क्लिक करेगा इसका क्या, tbp। ठीक है, क्या क्लिक करेगा, tbp, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ये देखो ट्रायंगल है और एक पिरामिड ऊपर है, एक पिरामिड नीचे। ठीक है, तो ये इसका क्या है, ये ज्योमेट्री है। ये क्या है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री वो चीज होती है जिसमें लोन पेयर कंसीडर किया गया है। देखो तभी तो ये ट्रायंगल बता रहा हूं मैं। लेकिन अगर आपसे शेप पूछ लिया जाता, क्या पूछ लिया जाता, शेप पूछ लिया जाता, तो आप क्या जवाब देंगे यहाँ पे, तो इसका जो शेप होता है वो क्या है, लीनियर। देखो सीधी सिर्फ लाइन, देखो ये छोड़ दो, इसको हटाने के बाद जो चीज बच रही है वो लीनियर हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब इसी तरीके से एग्जांपल बना सकते हो, क्या लिख सकते हो, ICl2 क्या नेगेटिव, ICl2 नेगेटिव। बीच में क्या रहेगा, अगर इसको बनाना चाहो तो क्या लिखोगे, आयोडीन, और किनारे किनारे क्या लिखोगे, क्लोरीन एंड क्लोरीन। ठीक है, जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए, जब कभी भी चार्ज स्पीसीज हो ना तो बाहर की तरफ ऐसे चार्ज दिखा दिया करो, तो ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ICl2 नेगेटिव में भी वही शेप क्या आएगा, लीनियर, ज्योमेट्री क्या आएगी, TBP आएगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं जो कि I3+। I3+ में जो आप सेंट्रल एटम लोगे वो क्या होगा, आयोडीन। अब प्लस लगा दिया तो मतलब वहां से 1 इलेक्ट्रॉन हटाना होगा। आयोडीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर की तरफ, 7, उसमें से 1 चला गया तो कितने बचेंगे, 6 बच गए, तो 2 क्या हो जाएंगे, बॉन्ड बनाने में खर्च हो जाएंगे। 2 आयोडीन तो बॉन्ड बना देंगे, लेकिन जो 2 बचेंगे वो क्या होंगे, लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो क्या बोलोगे, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। कैसे, 1 2 3
3 4, यहाँ पे क्या आ रहा है 4, यहाँ का स्टेरिक नंबर है, इस वजह से sp3 लिखेंगे। अगर sp3 है तो हाइब्रिडाइजेशन को देख करके हम क्या बताते हैं, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री क्या बताओगे, टेट्राहेड्रल। क्या बताओगे, टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल इसका ज्योमेट्री है, याद रखिएगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। लेकिन मैं पूछूं कि आप शेप बता दो, क्या बता दो, शेप। तो शेप में आप क्या बोलोगे, बोलो। यहाँ पे क्या दिख रहा है, बेंट दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ का जो शेप होगा वो बेंट होगा, टेट्राहेड्रल क्या होगा, इसका ज्योमेट्री होगा। क्लियर हो रहा होगा। अगला चलते हैं, क्या है SF4। SF4 को बनाइए। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो क्या करिए, फ्लोरीन एक यहाँ रख लीजिए, एक फ्लोरीन यहाँ रख लीजिए, एक फ्लोरीन यहाँ रखिए, एक फ्लोरीन यहाँ। लोन पेयर को क्या करिए, हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखिए। ठीक है, इस वाले पोजीशन पे रखिए, इक्वेटोरियल, एक्सियल पे नहीं रख सकते कभी भी। ठीक है, क्योंकि ज्यादा रिपल्सन देता है वो। क्लियर है, ओके। स्ट्रक्चर को देख करके अगर आपसे बोला जाए कि बताइए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्या बोलोगे। यहाँ पे देखो क्या है, स्टेरिक नंबर 1 2 3 4 5 स्टेरिक नंबर को कैसे लिखते हैं, sp3d। ठीक है, अब वही लिखोगे। अगर आपसे ज्योमेट्री पूछा जाए तो tbp लिखोगे। लेकिन अगर आपसे शेप पूछ लिया जाए तो आप बताओ शेप में क्या लिखोगे, तो बोलोगे ये क्या होगा, C100 होगा। ठीक है, C100 होगा, जो खेल खेलते हैं अपन। ठीक है, अपन मतलब बच्चे। ठीक है, ओके। देख लीजिए यहाँ पे अगर आपसे एक मैं सवाल पूछ लूँ यहीं पर कि आप एक बात बताओ कि ये वाला एंगल देखना भाई ध्यान से, ये वाला एंगल देखना, यहाँ से इस फ्लोरीन का बीच का इस साइड वाला एंगल, ध्यान समझना, इस साइड वाला एंगल अगर थीटा है तो क्या ये थीटा 180 डिग्री है? जवाब दीजिए नहीं। क्यों? क्योंकि लोन पेयर क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो एग्जैक्टली ये क्या रहेगा, सीधा नहीं रह जाएगा, लीनियर नहीं रह जाएगा, थोड़ा सा बेंट हो जाएगा। किस साइड बेंट होगा, इस साइड। अगर इस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, फ्लोरीन। और यहाँ पर भी क्या बोलोगे, इस तरीके से बनेगा, तो फ्लोरीन यहाँ पे। ठीक, तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो थीटा है, ये थीटा है जो वो लेस देन 180 डिग्री होगा। ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए आपको आना चाहिए सारी चीजें। ठीक है, अगला देखते हैं SnF3। अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इनका स्ट्रक्चर आपसे बनता ही नहीं है कि SnF3 कैसे बनाएंगे। सल्फर और नाइट्रोजन में से क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सल्फर। इस वजह से उसको सेंट्रल एटम बनाइए। क्या बनाइए, सेंट्रल एटम। तो चलिए बना लिया। ठीक, इसके बाद 3 फ्लोरीन किससे लगाएंगे, उसी सेंट्रल एटम से लगा लीजिए। चलिए मैंने वो भी लगा दिया, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। ठीक, अब सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, तो आप देखोगे 3 इलेक्ट्रॉन बच गए बाहर की तरफ। ठीक है, तो वो बाहर की तरफ के 3 इलेक्ट्रॉन किससे कनेक्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन से। तो क्या हो जाएगा, इसका 3 और इसका 3 मिलकर के क्या बना देगा, बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा इसमें, 1 सिग्मा और क्या बन जाएगा, 2 पाई। तो इस तरीके से हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया SnF3 का, जिसमें जो यहाँ पे सल्फर है वो सल्फर क्या रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। ठीक है, और इसका जो शेप होगा वो भी टेट्राहेड्रल ही होगा, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, क्योंकि ये सिमिलर नहीं है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो थोड़ा सा रिपल्सन करेगा, यहाँ पे रिपल्सन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसके बॉन्ड एंगल थोड़े घट जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से रिपल्सन पाएगा तो ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा घट जाएगा। शायद इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में हम बेंट रूल लगाते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हूँ, देख लीजिए उसको। क्या है, PCl3F2। ठीक है, आपको इसका स्ट्रक्चर बताना है और उससे रिलेटेड बॉन्ड एंगल को कमेंट करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे एक बार। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फोरस का है, सेंट्रल एटम है, तो हमने बना दिया फॉस्फोरस। ठीक है, और बेंट रूल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव लोग हैं उसको क्या करो, एक्सियल पे लेके जाओ। तो यहाँ पे एक्सियल पे लेके चले आए, यहाँ पे भी एक्सियल पे लेके चले आए। ठीक, बाकी कितने बचे, 3 को एडजस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ट्रायंगल बना दो। तो क्या करोगे, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, और एक ट्रायंगल बनाने में एक क्लोरीन यहाँ लिख दो। ठीक, तो इस तरीके से क्या होगा, क्लोरीन, फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच में कितना बॉन्ड एंगल आएगा, देख लो 120 आएगा। तो देखो क्या है, क्लोरीन, फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच में कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। ठीक, फिर इसके बाद क्या पूछा गया है, फ्लोरीन, फॉस्फोरस एंड फ्लोरीन के बीच में कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली 180 आएगा, कुछ घटे वटेगा नहीं इधर। ठीक है, क्लोरीन, फॉस्फोरस और फ्लोरीन, तो यहाँ पे कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो शायद आपने कमेंट कर लिया। बस आपको एक बात क्या ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि जो ये फ्लोरीन है ना, वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसको आपको कहाँ रखना है, एक्सियल पर रखना है। ऐसा बेंट रूल कहता है, अभी ऐसा याद कर लीजिए। ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आगे चल के पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये क्या है, एक क्रैश कोर्स वाली वीडियोज हैं, तो इसमें थोड़ा जल्दी बताना पड़ेगा। ठीक, ओके। आगे आते हैं बॉन्ड एंगल पे। बॉन्ड एंगल पे बहुत सारे सवाल आते हैं, देखिएगा। बॉन्ड एंगल को जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, या उसका जो पहला फैक्टर वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बदलेगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल बदलेगा। जैसे आप देख लो, sp sp2
एंड sp3, ठीक है। तो sp3 में कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, इसमें 120, इसमें 180। मतलब क्या है कि sp से इस तरह का ऑर्डर आएगा। जब आप sp से sp3 जाओगे तो sp का सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे कितना आता है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री आता है, यहाँ पे कितना आता है 120 डिग्री आता है, और यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट आता है। शायद बात क्लियर कर रही होगी। ओके, अब आगे आते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा है लेकिन आना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि इसी से अच्छे सवाल डेवलप किए जाते हैं। फिर देखो CO2 का आप स्ट्रक्चर बनाओगे, आपको पता है कि कार्बन पे क्या आना है sp हाइब्रिडाइजेशन आना है, ठीक है। और BF3 बनाओगे तो क्या आएगा बोलो, बोरॉन के किनारे क्या है 3 फ्लोरीन, और बोरॉन के किनारे कितने रहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 3 से फ्लोरीन से सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, 3 सिग्मा से क्या आता है sp2 आता है, यहाँ पे क्या आएगा sp3 आएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है, यही वाला ऑर्डर लगाना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये आ जाएगा, ठीक। बॉन्ड एंगल देखो, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कहने का मतलब क्या होता है, कभी ऐसा मत सोचना सिमिलर एटम थोड़ी है यहाँ पे। तो देखो ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पे इसकी बात हो रही है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल किसकी बात हो रही है फ्लोरीन बोरॉन एंड फ्लोरीन। तो जो बॉन्ड एंगल की बात होती है ना, वो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जो बॉन्ड एंगल दिखता है उसकी बारे में बात करते हैं। देखो फ्लोरीन बोरॉन एंड ये क्या हो जाएगा 120, और ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हो। फिर सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या है HgCl2। HgCl2 को आप बनाएंगे तो क्या बनाते हैं HgCl एंड Cl, तो ये क्या हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। sp मतलब कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, ठीक। लेकिन अगर आप SO3 को देखें तो SO3 का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड 3 सिग्मा है यहाँ पे सल्फर के किनारे, मतलब क्या आएगा sp2। तो sp2 से क्या बन जाएगा बोलो 120 डिग्री बन जाएगा, ठीक। और XeO4 अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाए तो देखिए क्या बनेगा, जेनन हो जाएगा ऑक्सीजन इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि जेनन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलकर के बॉन्डिंग बना रहा है, सिग्मा और पाई। कितने सिग्मा हो गए 3 सिग्मा हो गए, तो sp3 से कितना आएगा 109 डिग्री 28 मिनट। इसका मतलब एंगल साफ साफ दिख रहा है 120 1 तो यहाँ पे यही वाला ऑर्डर लगा देंगे आप। क्लिक कर रहा होगा शायद। ओके, अब देखिए क्या है BF3 BCl3 एंड BBr3। अक्सर यहाँ आप कंफ्यूज कर जाते हो, आपको लगता है कि देखो साइज बढ़ रहा है किनारे का, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। देखो एक सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम से आप जो साइड एटम लगा रहे हो, अगर वो साइड एटम क्या है सेम है, देखो तीनों साइड एटम सेम है ना, आप चाहे साइज इसकी छोटी रखो चाहे बड़ी रखो, ये हमेशा कितने एंगल पर रहेंगे 120 डिग्री पर ही रहेंगे, क्योंकि सबको कितने पर रहना है 120, ठीक। अगर हमें बहुत बड़े बड़े, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है ब्रोमीन, यहाँ पे आप ब्रोमीन लगाओ, यहाँ पे ब्रोमीन लगाओ, यहाँ पे ब्रोमीन लगाओ, तभी वो कितने पे रहेंगे 120 पे। अब चाहे आप फ्लोरीन लगा लो तभी वो 120 पे रहेंगे, क्योंकि टोटल मिला करके तो 360 ना बनाना है, ठीक है। बात समझ आ रही है। यहाँ पे देखो इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा, क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है। इन तीनों का sp2 आएगा, इसका मतलब इन तीनों में एक ही एंगल आएगा, कौन सा एंगल बोलो 120 डिग्री आएगा। इन सब में 120 डिग्री, इसका मतलब सब सेम होंगे सबके बॉन्ड एंगल। यहाँ पे आ जाओ, वही सेम कहानी मैंने लिख रखी है, ठीक है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होता है कि आप सोचते हो कि क्लोरीन की साइज बड़ी है इस वजह से वहाँ बॉन्ड एंगल। अरे भाई जब टोटल ही 360 होता है उसी में से तो बताना पड़ता है, इस वजह से यहाँ पर भी सब सेम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड क्या है कि नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पर जो लोन पेयर है उससे क्या फर्क पड़ता है वो देखेंगे बॉन्ड एंगल के अलोंग, ठीक है। देख लेते हैं। यहाँ पे CH4 लिख रखा है, NH3 में क्या होता है एक लोन पेयर होता है, ठीक है। H2O में क्या होता है 2 लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर किस में ज्यादा है इसमें, तो जिसमें लोन पेयर ज्यादा होगा, अगर लोन पेयर ज्यादा होगा तो वहां पर क्या होगा बॉन्ड एंगल कम आएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर रिपल्सन होगा। देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या लिखा नंबर ऑफ लोन पेयर एट द सेंट्रल एटम इंक्रीजेज बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज। भाई जब यहाँ पर 2 हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे अच्छे तरीके से रिपल्सन करेंगे। ये पहली बात तो आपस में रिपेल करेंगे, फिर ये जाकर के उस बॉन्ड को रिपेल करेंगे, तो ये वाला बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ये एग्जैक्टली कितना आता है 104 डिग्री आता है, ठीक है, 104 डिग्री आता है, रटना नहीं है भाई, थोड़ा सा एंगल ऐसे बोल दे रहा हूँ ताकि कभी आप जब H2O से किसी और का कंपैरिजन करो तो थोड़ा क्लिक करे आपको, ठीक। यहाँ पे कितना आता है 107 डिग्री आता है, ठीक है। यहाँ पे कितना आता है 109 डिग्री 28 मिनट आने वाला, मतलब 109.28, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ देखिएगा, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, यहाँ पे 1 लोन पेयर है, यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है। तो जहाँ पे लोन पेयर नहीं है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा आएगा, जहाँ लोन पेयर ज्यादा है उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम आएगा, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। यही का सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या है SO2 और SO3। तो SO2 में क्या है सल्फर पे क्या आता है लोन पेयर आता है, ठीक है। तो लोन पेयर क्या करेगा इसको रिपेल करेगा। तो यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है ये देखो, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो θ1 मान लो, और ये वाला बॉन्ड एंगल कितना है θ2 जो कि कितना है यहाँ पे 120, लेकिन ये क्या होगा θ1 जो होगा वो 120 से कम आएगा, ठीक।
आई होप समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ज़्यादा है, यहाँ पे तो लोन पेयर ही नहीं है, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें कि NO2 नेगेटिव, NO2 और NO2 पॉजिटिव में अगर बताना तो पहले स्ट्रक्चर में देखें। जब कभी भी सिस्टम में इस तरीके से लिखा हो ना NO2 नेगेटिव, तो जो जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज बना दो, बाकी बॉन्ड इसके बाद देखो, ठीक है। जब नेगेटिव बना दोगे तो एक वैलेंसी भर गई नेगेटिव से, एक यहाँ बना दोगे तो ऑक्सीजन भर गया। नाइट्रोजन पे क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर बचेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के बाहर आप इलेक्ट्रॉन अगर देखने जाओ तो कितना होता है, 5 दिखता है टोटल, ठीक है, क्योंकि S और P आप दोनों मिलाओगे ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लोन पेयर मिलेगा। लेकिन जब आप NO2 बनाने जाओगे तो NO2 में क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ध्यान समझना, ऑक्सीजन की वैलेंसी भरने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ देगा, कौन, नाइट्रोजन। तो इसका मतलब 2 यहाँ से चला गया, 2 इन्होंने बॉन्ड बना लिया, तो इसके ऊपर केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। NO2 पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक। और NO2 पॉजिटिव में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, क्योंकि वही पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन उन्होंने हटा दिया, तो यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, ठीक। इतनी बात समझ आ रही है। इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी बना सकते हो कि यहाँ पे पाई बॉन्ड बना दो, अगर आप चाहो तो ये ना बना के आप पाई बॉन्ड भी बना सकते हो, और यहाँ पे क्या बना दो, पॉजिटिव, ठीक। इस तरीके से क्या होगा, NO2 प्लस में थीटा इक्वल टू 180 डिग्री आएगा, ये बॉन्ड एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा। लेकिन इन दोनों में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp2 आएगा। दोबारा सुने, देखो, चाहे आप 2 इलेक्ट्रॉन रखो नाइट्रोजन पे, चाहे आप 1 इलेक्ट्रॉन रखो नाइट्रोजन पे, मैटर नहीं करता, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वो में काउंट होगा वो। यहाँ पे भी एक यहाँ से स्टेरिक नंबर 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, इस वजह से ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो थोड़ा रिपेल करके नीचे करेगा, तो ये वाला बॉन्ड एंगल थोड़ा कम है। अगर मान लो ये θ1 है, ये θ2 है, तो आपसे पूछा था θ1 और θ2 में कौन सा ज़्यादा है, बोलो θ2 थोड़ा सा ज़्यादा है। बोला जाए क्यों ज़्यादा, बोलो क्योंकि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी, तो वो थोड़ा रिपेल कम करेगा। चलिए आगे चलते हैं। बॉन्ड एंगल के थर्ड फैक्टर पे आते हैं, जो कि है साइज ऑफ द सेंट्रल एटम। जो आपका सेंट्रल एटम है उसकी साइज मैटर करती है। अगर आप साइड को बढ़ाएंगे तो बॉन्ड एंगल वहां पे घटेगा। जैसे आप ऐसे समझिए कि एक छोटा सा आपने सेंट्रल एटम लिया है, ठीक है, अगर आप यहीं बगल में 2 बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा फील करेंगे, तो वो स्पेस पा करके ऊपर की तरफ जाना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करो कि साइज बढ़ा दो सेंट्रल एटम का, तो वो रिलैक्स होकर के और करीब आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं, क्योंकि उनको जगह मिल रही है थोड़ा और ज्यादा करीब आने को, क्योंकि उसका सेंट्रल एटम थोड़ा बड़ा हो चुका है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज एक्चुअली ये होती है कि इसका लोन पेयर इन सिस्टम में होगा, तभी ये जाकर के ये रूल लगाएंगे आप, ठीक है, अदरवाइज नहीं लग पाता है, ठीक है। देखो सब में क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है। देखो सब में लोन पेयर होगा, यहाँ पे भी लोन पेयर होगा, यहाँ पे भी लोन पेयर होगा, और यहाँ पे भी लोन पेयर होगा। यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है ये क्या है, हाइड्राइड्स हैं, ठीक है। तो एक चीज आपने पढ़ी होगी ड्रैगो कंपाउंड के बारे में, तो ये तीनों क्या है, तीनों ड्रैगो कंपाउंड है। तो बोलोगे ये ड्रैगोज रूल को फॉलो करेंगे। ड्रैगोज रूल क्या कहता है कि ऐसे हाइड्राइड्स जो होते हैं ना, जो इस 15 ग्रुप से आपके मैच कर रहे हैं, वो क्या रखते हैं, थीटा अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री रखते हैं। कितना, अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री रखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये हिंट आपके दिमाग में बस रहना चाहिए, और बाकी ये चीज आप लगा लो। साइज ऑफ द सेंट्रल एटम क्या है, बढ़ेगा, तो नीचे की तरफ सबसे ज्यादा क्या होगा, सेंट्रल एटम की साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल सबसे कम आएगा। मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसके पास होगा, NH3 के पास। इतनी बात समझ में आ रही है, ओके। और इसका कितना आता है, जैसे मान लो ये 93 डिग्री होता तो ये 92, ये 91, लेकिन ये तीनों जो होते हैं 90 के अप्रॉक्सीमेट होते हैं, जबकि ये जो है थोड़ा ज्यादा है, 107 डिग्री के पास होता है, ठीक है। तो ये ड्रैगो के हिसाब से कहा जाएगा 90 डिग्री में। तो थोड़ी सी बात क्लिक कर गई होगी। इसके बाद हम फोर्थ फैक्टर पे आते हैं, जो कि बॉन्ड एंगल को इन्फ्लुएंस करता है, वो है साइज ऑफ द साइड एटम। ऐसे मतलब साइड एटम या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द साइड एटम। यहाँ पे हम ये चीज देखेंगे, ठीक है। देखिए अगर आप साइज बढ़ाएंगे, ध्यान समझिएगा, अगर साइज ऑफ द साइड एटम बढ़ाएंगे उस समय बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस चीज को। अगर आप यहाँ पे साइज वाला फैक्टर लगाओ, देखो यहाँ पे साइज वाला फैक्टर लगा, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन और क्या है, ब्रोमीन, किस कभी भी आप पीरियड में चलते हो तो साइज वाला फैक्टर ही लगाते हो, ठीक है। फ्लोरीन छोटा होता है, इस फ्लोरीन छोटा है, तो जब 2 छोटे फ्लोरीन है तो वो थोड़ा पास रह सकते हैं, लेकिन क्लोरीन अगर बड़े बड़े साइज के हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये वाला क्लोरीन किस तरफ जाने की टेंडेंसी रखेगा, ऊपर की साइड, जिधर क्या होगा, लोन पेयर। भाई जा सकता है क्योंकि नीचे से उसको क्या मिल रहा है, रिपल्सन मिल रहा है, साइज बड़े होने की वजह से, ठीक। तो ये हो गया मान लो θ1, और ये कितना हो जाए, सॉरी, ये हो गया θ1 और ये हो जाएगा θ2, और इसको मान लो θ3। तो आप बोलो किसका ज्यादा होगा, कौन सा एंगल ज्यादा होगा, तो बोलोगे ये वाला एंगल ज्यादा होगा। तो
यहाँ पे देख लो θ3 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, साइड एटम की साइज को बढ़ा रहे हो, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। ओके, यहाँ पे आइए, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन लगा हुआ है, सेम कहानी है। यहाँ पे क्या होगा, कम रिलैक्स होगा, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि इनका साइज बढ़ेगा। तो ये वाला अगर θ3 है तो वो ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस θ2, विद रिस्पेक्ट टू दिस θ1। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके, चलिए इस पर आते हैं। HCF2 एंड HCF4, इनमें आपको बताना है फ्लोरीन, जेनन एंड फ्लोरीन का क्या बताना है, बॉन्ड एंगल। तो देख लेते हैं, इसका आप स्ट्रक्चर बनाइए, क्या बनेगा, ये बनेगा, देखिए ठीक है, ये बनेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे थीटा एग्जैक्टली कितना आने वाला है, 180 डिग्री, क्योंकि बाकी लोन पेयर तो आप ऐसे एडजस्ट कर लो, ठीक है, बाकी बचे हुए लोन पेयर टीवीपी में जाएंगे। HCF4 तो क्या लिखोगे, XE, एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे, इनके स्ट्रक्चर आपको याद हो चुके होंगे अब तक, ठीक है। ये क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये एंगल कितना आएगा यहाँ पे, 90 डिग्री। तो दिस थीटा इज 90 डिग्री एंड दिस थीटा इज 180 डिग्री। गैप पता चल गया, कहाँ पे ज्यादा आएगा, इस पे ज्यादा आएगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। ओके, इसके बाद एक स्ट्रक्चर पढ़ना है, वो देख लेते हैं। ClF3 का स्ट्रक्चर है, तो देख लीजिए यहाँ पे ClF3 कैसे बनाएंगे। Cl बनाएंगे, एक फ्लोरीन यहाँ बना दीजिए, ठीक है, एक फ्लोरीन यहाँ बनाइए, एक फ्लोरीन इधर, और जो ट्रायंगल बनाइए तो उसमें क्या करिए, उसमें एक दो लोन पेयर डाल दीजिए और एक फ्लोरीन, ठीक। तो इस तरह से ये भी TBP वाला ज्योमेट्री देगा, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाए, मतलब शेप के बारे में पूछा जाए, तो कैसा है, टी शेप है। देखो टी कितना दिख रहा है ना, ऐसा टी शेप है, ठीक है। तो ये टी शेप है। लेकिन अगर आपसे एक सवाल पूछ लिया जाए कि बताइए कि जो ये वाला बॉन्ड एंगल है, ये वाला बॉन्ड एंगल क्या ये 180 है, तो जवाब देना नहीं। क्यों, क्योंकि ये रिपेल करके इसको छोटा कर देगा, ठीक है। ये ऐसे रिपेल करके उधर कर देंगे। इसका मतलब एग्जैक्टली कैसा दिखेगा वो देखना चाहो तो देखो ये होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये वाली चीज यहाँ पे हो जाएगी, फ्लोरीन यहाँ होंगे एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे एक फ्लोरीन होगा, मतलब इसको एग्जैक्ट लाइन बना सकते हैं इस तरीके से, देखो, ठीक। तो आपके इस लाइन से वो उतना क्या करेगा, डेविएट कर जाएगा। डेविएशन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ का क्या लगा था, लोन पेयर, उस लोन पेयर ने इसको उस जगह से ढकेल के पीछे कर दिया। तो जो ये थीटा है वो हमेशा लेस देन 180 बना रहेगा। तो ऐसा सवाल आ सकता है। चलिए अगले पे चलते हैं। और अगला जो ये लिखा है ना, चार चीजें, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसका जो फ्लेवर होता है वही फ्लेवर वो इसमें डाल देते हैं और वो गलत हो जाता है। चलिए देख लेते हैं कैसे, ठीक है। पहले आपको मैं कमेंट करके बता देता हूं कि ये क्या है, 107 डिग्री आता है और इसका 102.5 डिग्री है। रटना मत इसको, बस एक हिंट के लिए बता रहा हूं, अभी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं चीजों का, ठीक है। देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। तो वो क्या करेगा, बीच वाले इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को खींच के कहां ले जाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर हो रही थी उसको लेके चला जाएगा अपनी तरफ, नाइट्रोजन, ठीक। तो उस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या होगा, नाइट्रोजन के बगल में इस तरह से बैठे रहेगा, ठीक। तो नाइट्रोजन के आसपास खूब सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा, फिर वो रिपेल करना शुरू करेगा। अगर वो रिपेल करेगा तो ये थीटा थोड़ा ज्यादा ओपन हो जाएगा, मतलब ये थीटा क्या होगा, थोड़ा ज्यादा ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन मिल रहा है। लेकिन ये फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो फ्लोरीन के बगल में इलेक्ट्रॉन बैठेंगे। देखो अब इनके बीच में रिपल्सन का चांस घट गया ना। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, क्योंकि वो दूर दूर बैठे हुए हैं, जबकि यहाँ पे बहुत करीब में थे। तो ये वाला जो थीटा है वो कम होने वाला है। तो देखो ये क्या है, θ2। इस तरीके से जो θ2 है वो क्या हो जाएगा, θ1 से कम हो जाएगा, ठीक है। डेटा देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है पहले से। ये बात तो नॉर्मल है, ये बच्चे पचा ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत उसको यहाँ पे हो जाती है कि भैया या PS3 और PF3 में क्या कंडीशन आ जाती है। तो पहली बात तो यहाँ से याद रखो। देखो PS3 क्या होता है, वो θ इक्वल टू 90 डिग्री से ज्यादा नहीं ला सकता, मतलब वो एक्चुअली 93 डिग्री के आसपास आता है, ठीक है। उससे क्या होता है, उसमें ज्यादा होता है, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा आता है। अब इस सवाल का जवाब देना है कैसे और क्यों, उसको सुनिएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, फ्लोरीन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सारे फ्लोरीन पे होगी। और यहाँ पे जो P है, मतलब फास्फोरस है, उसके पास क्या, वैकेंट d ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे जो वैकेंट d ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सकता है। इस वजह से जो ये फ्लोरीन है ना, वो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जंप कराता है। तो इस तरीके का बैक बॉन्डिंग देखने को मिलता है। बैक बॉन्डिंग के थ्रू क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डाल देगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। ध्यान से समझिएगा इस लाइन को, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे इस चीज को, ठीक है। एक्चुअल रीजन ये है, आपको कुछ और भी बताया गया होगा आपकी क्लास में भी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर क्यों आया, क्योंकि फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन था और फास्फोरस के पास वैकेंट डी था, उसने इलेक्ट्रॉन जंप करा दिए। इस वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होंगे, यहाँ पे डबल डबल। अगर डबल डबल बॉन्ड करेक्टर होंगे तो भैया ज्यादा रिपेल करेंगे ना। ये देखो ये तो सिंपल सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये वाला जो थीटा होगा रिपल्सन की वजह से ओपन होगा। तो आपके पास θ2 क्या होगा, θ1 से ज्यादा होगा। ये मान लो क्या है, θ1, ठीक। और एक दूसरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ।
जो PF3 होता है, जो यहाँ पे मान लो इस तरीके से लिखा है, इस PF3 में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होता है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, यहाँ पर करेक्टली p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से यहाँ पे थीटा, भाई p, एक px और एक py कितने एंगल पे रहते हैं, 90 डिग्री पे, इसलिए इसका थीटा अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थीटा उससे ज़्यादा ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3। अगर मान लो sp3 में कितना होता है, 109 डिग्री, बहुत ज़्यादा वेरी करेगा तो 100 के आसपास तो आ ही जाएगा, ठीक है, लेकिन 90 से तो ज़्यादा होगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप इस तरीके से समझ सकते हो। इसका दो रीज़न याद रखो, एक क्या, यहाँ पे क्या है, इस तरीके से पाई बॉन्ड करेक्टर आता है, ये ज़्यादा इन्फ्लुएंसेबल है एक्चुअली, पाई बॉन्ड करेक्टर वाला, ठीक। बाकी क्या बोलोगे, यहाँ पे हाइब्रिडेशन होता है, यहाँ पे हाइब्रिडेशन नहीं होता है। शायद ये बात क्लियर हो रही होगी। अब ये जो चीज़ है, अब जैसे यहाँ पे दोनों में क्या था, ये वाला ज़्यादा होता है, लेकिन देखो ये इस वाले में ये वाला ज़्यादा होता है, तो दोनों को मिक्स मत करना, एक जैसा नहीं है, ये उल्टा रिलेशन में अगर याद करना है तो ऐसे याद रखो कि ये उसका उल्टा होता है। क्लिक कर रहा है, ओके। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आप सोच रखते हो कि ये उल्टा क्यों होता है, तो अब ऐसे बोलो, देखो NH3 और NF3 दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन सिर्फ इसमें sp3 है, जबकि इसका हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता। क्लिक कर रहा है भाई। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, जो कि है नंबर ऑफ p पाई एंड नंबर ऑफ p पाई d पाई बॉन्ड्स। निकालना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जल्दबाजी में बच्चे गलत कराते हैं। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे तुरंत निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आपको ये सब भी नहीं देखना कि कौन सा ऑर्बिटल किससे ओवरलैप करने जा रहा है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, ठीक है। देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे SO2 लिखा हुआ है ना, तो SO2 में जो सल्फर है, उस सल्फर का आप बताइए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन आप देखो, सल्फर का क्या आएगा, sp2 आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा और ये लोन पेयर, टोटल मिलके क्या हो जाएगा, 3 स्टेरिक नंबर, 3 स्टेरिक नंबर से sp2 आता है, ठीक। फिर एक्स्ट्रा क्या है, पाई बॉन्ड, ठीक है, क्या बना हुआ, पाई बॉन्ड। इसी पाई बॉन्ड के बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो देखिएगा, ध्यान समझना, sp2 लिखने के बाद कितने p बचेंगे, कितने p बचेंगे, एक p बचेंगे, ठीक है। भाई कितने p ऑर्बिटल होते हैं, 3 p ऑर्बिटल होते हैं, तो 2 तो यूज हो गया किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में, तो एक p ऑर्बिटल किसके पास बचा होगा, सल्फर के पास, ठीक। बाकी कितने, यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड कितने बनाने थे, 2, अभी एक ही तैयार किया आपने, तो दूसरा किससे बनेगा, d से बनेगा, ठीक। इतनी बात पे फोकस रखिएगा, ठीक। sp2 कहाँ से आया, आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ से आया, एक लोन पेयर था, क्या था, एक लोन पेयर था प्लस 2 सिग्मा था, तो एक लोन पेयर 2 सिग्मा मिला के आ गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरा क्या है, p और d बनाए। ये p किसका है, सल्फर का, ये d किसका है, सल्फर का, ठीक है। आप देखिएगा, ये सल्फर का है, ये मैंने सल्फर लिखा हुआ है, ठीक है, सल्फर, ठीक है। अब देखिएगा, ऑक्सीजन ले लेता हूं मैं, क्या ले रहा हूं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का ये पाई बॉन्ड जब बनाने जाएगा तो क्या यूज करेगा, अपना p ऑर्बिटल यूज करेगा ऑक्सीजन, यहाँ पे भी p ऑर्बिटल यूज करेगा, तो क्या आप क्या बना, देखिए p पाई बन गया, ठीक है। एक p पाई और दूसरा क्या है, p पाई d पाई। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि एक क्या हो जाएगा, p पाई और एक क्या हो जाएगा, p पाई d पाई। तो d किसका है, सल्फर का। शायद बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान था, इसमें कुछ ज्यादा तकलीफ तो नहीं है, ठीक है। क्या किया हमने, सिंपल सा आपको क्या निकालना, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन। जो हाइब्रिडाइजेशन आ गया, अगर अब मान लो p2 आ गया, तो मतलब एक p बचा है, तो वो p लिख लो, बाकी एक एक्स्ट्रा d लिया हमने। 2 ऑर्बिटल क्यों लिया हमें, क्योंकि 2 पाई बनाने थे, ठीक है। 2 पाई किसके साथ बनाने थे, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन हमेशा पाई बनाते वक्त क्या यूज करता है, p यूज करता है, तो इसका तो p ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो p पाई तो d पाई p पाई हो गया। यहाँ पे भी आपको वही करना है। देखो सल्फर जो है ना, सल्फर जो सेंट्रल एटम आपका, वहां पे हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp2 आया, ठीक। क्योंकि 3 सिग्मा थे, 1 2 3 सिग्मा के बाद कितने पाई बनाने, हमें 3 पाई बॉन्ड बनाने, ठीक है। तो 3 पाई बनाने के लिए आपको 3 ऑर्बिटल तैयार करने हैं पाई के लिए। चलिए बताइए कौन कौन से होंगे। तो एक p अभी बचा हुआ है, तो एक जैसे मान लो px py चला गया, तो क्या बचा, pz, ठीक। और क्या हो जाएगा, एक d और एक दूसरा वाला भी d चाहिए, क्योंकि हमें टोटल 3 ऑर्बिटल चाहिए पाई बॉन्ड के लिए। ये किसका है, सल्फर का, ठीक है। ये किसका है, सल्फर का। दूसरा आप क्या ले लो, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का आप क्या यूज करोगे, p यूज करोगे ना। तो देख लो, ये इस वाले ऑक्सीजन का ध्यान समझना, इस एक ऑक्सीजन मान लो ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका p पाई। तो ये वाला पाई कौन सा हो जाएगा, p पाई हो जाएगा, ठीक है। अब अगला मान लो ये वाला ऑक्सीजन ले लो, तो इस वाले ऑक्सीजन का ये p है और ये d किसका है, सल्फर का। तो ये वाला पाई कैसे बनाया, p पाई d पाई से बनाया। अगला वाला भी कैसे बनेगा, p पाई d पाई। यहाँ से हमें समझ में आ गया क्या बनेगा, 1 p पाई एंड 2 p पाई d पाई। कितना आसान है, कोई कठिनाई लग रही है, नहीं है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो क्या है, एक लोन पेयर है और 3 सिग्मा है, 1 2 3, तो टोटल हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब तो p पाई आने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि p3 हमने यूज कर लिया, ठीक। अब क्या आएगा, कितने पाई बॉन्ड बनाने, 1 2 3 पाई बॉन्ड बनाने, मतलब आपको तीनों d रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये d किसके हैं, सल्फर के। साथ समझ में आ रहा होगा, ठीक। सल्फर के इसके सामने क्या रखोगे, p, किसका p रखोगे, ये ऑक्सीजन के, ठीक। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3
3 जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 डी पाई पी पाई या पी पाई डी पाई दोनों लिख सकते हो, ठीक है, बॉन्ड बनेगा। तो ये रहा आंसर आपका, ठीक है। और यहाँ पर कोई पूछे कि कितने पी पाई बनेंगे, बोलो नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि sp3 में तीनों पी यूज हो गए, ठीक। सेम वे में आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी देखो क्या आएगा, 3 सिग्मा हो गया तो sp3 के बाद क्या बचेगा, डी एंड डी। ये किसका होगा, जेनन का होगा, ठीक है। सॉरी, अच्छा यहाँ पे मैंने सल्फर बोल दिया था, यहाँ पे क्या रहेगा, जेनन रहेगा, ठीक है। शायद समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके, तो देखिए sp3 में तो चला गया सिग्मा। अब पाई कितने बनाने, 4 पाई बनाने भाई। 4 पाई बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सामने से डी रखने पड़ेंगे, कितने, 4 डी रखने पड़ेंगे, ठीक है, 4 डी रखने पड़ेंगे। और ऑक्सीजन का ये किसका है, ये चारों डी किसके हैं, जेनन के हैं, तो सामने पी लिख दो, किसका, ये पी है, ये पी जो है ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पे कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड हो जाएंगे, यहाँ पे 4 जो है पी पाई डी पाई बॉन्ड हो जाएंगे। बहुत आसान। अब इस पे आते हैं, ठीक है। ये क्या है, ClO4 नेगेटिव। यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे। इसके बाद देखो क्लोरीन के किनारे कितने सिग्मा दिख रहे हैं आपको, तो देखेंगे आपको 4 सिग्मा। 4 सिग्मा से क्या बन जाएगा, sp3 बन जाएगा, ठीक। इसके बाद डी कितने हमें लगाने पड़ेंगे, बोलो पाई कितने हैं, पाई कितने, 1 2 3 पाई है तो कितने डी होंगे, 3 डी लगाने पड़ेंगे। और किसके साथ लगाने पड़ेंगे, पी के साथ। और ये वाला पी किसका हम लिख रहे हैं, ऑक्सीजन का, ठीक है, पी ऑक्सीजन का, डी किसका, क्लोरीन का। तो इस तरीके से हमें 3 पी पाई डी पाई बॉन्ड मिल जाएंगे क्लोरीन के लिए, ठीक है। सेम वे में आप यहाँ पे आ जाइए, जेनन में क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर 5 है। अगर स्टेरिक नंबर 5 है तो क्या हो जाएगा, sp3d, तो ये तो हो गया sp3d, जिससे आपने ये स्ट्रक्चर बना रखा है। फिर आप पाई वाला बताओ, जेनन के लिए पाई कितना बनाना है, 2, तो 2 के लिए d प्लस डी, इसका मतलब क्या हो गया, 2 यहाँ पे क्या आएगा, पी पाई डी पाई, क्योंकि ये डी किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। उसी तरह से आप H2SO4 में भी देख सकते हो। H2SO4 में कितने सिग्मा है सल्फर के किनारे, तो आप देखोगे 4 से क्या बन जाएगा, sp3, ये तो सिग्मा बनाने के लिए चले गए, ठीक। तो p तो खत्म हो गया, मतलब पी पाई नहीं आने वाला। अब d आएगा, कितने d आएंगे, 2, क्योंकि यहाँ पे कितने पाई 2 हैं, ठीक। और ये किससे कनेक्ट होंगे, p से। किसके p से कनेक्ट होंगे, ऑक्सीजन के। तो इसलिए कहोगे कि यहाँ पे 2 जो है पी पाई डी पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं। शायद बहुत ही आसान लगा होगा, बहुत ही आसान सा तरीका था ये।